नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार शर्मा शिक्षा मनोविज्ञान की अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, कल हमने मूल बात एजुकेशन साइकोलॉजी की शुरुआत की थी, जिसमें थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे वो बातें रिकॉल हो जाए। साइकी प्लस लोगस से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। वर्तमान में ये चीजें किस पे चल रही है? ये व्यवहार पे चल रही है। और यदि जस्ट अब की बात की जाए तो मनोसंक्रियाएं यानी मानसिक संक्रियाएं और व्यवहार दोनों को इसमें शामिल किया जा रहा है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का उपयोग करने वाला कौन था? तो इसको उपयोग करने वाला था वो था रुडोल्फ गोयकल। रुडोल्फ गोयकल। आपको यहां ध्यान देना है कि थोड़ा सा कलर वगैरह देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहां ध्यान देना कि रुडोल्फ गोयकल ने उपयोग किया था साइकोलॉजी शब्द का 1590 में अपनी बुक साइकोलॉजिया में। इसके जनक अरस्तु हैं और दर्शन शास्त्र इसकी जननी कही जाती है। यहां पर ध्यान रखना कि दर्शन शास्त्र से इसको मुक्त करवाने वाला आदमी कौन था? तो वो था वुंट। ये ध्यान रखना है। एबिंगहास की ये जो कोटेशन है ये बार बार पूछी जाती है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। इसके बाद में आती है इसकी यात्रा। तो ये अतीत यानी 400 ईसा पूर्व से बात चल रही है और इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में ये आत्मा का विज्ञान था। अरस्तु और प्लेटो ने इसको आत्मा का विज्ञान माना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये देकार्ते, पोम्पोनोजी, रीड और लॉक। बाद में आता है चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी, विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स सल्ली, डीवी हॉल, वाइव्स, एंजल कैटल और हार्वी कार। इसके बाद में आता है व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान मैकडुगल, पिल्सबरी, वाटसन, थांडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी। अब देखो 21वीं सदी में क्या चल रहा है? व्यवहार और संक्रियाओं का विज्ञान। यह महत्वपूर्ण बात है, तो यहां पर यह गौर करने वाली बात है। आगे हम चल रहे हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, बाद में क्या है मन या मस्तिष्क को त्यागा, बाद में चेतना को, और अब क्या है व्यवहार के ढंग से अपनाता है, यानी व्यवहार के अनुसार ये चल रहा है। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो वुंट ने, और कहां पर? लिपजिंग में। कब स्थापित की? 1879 में। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद में स्टेनले हॉल ने अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की। कहां पर है? जॉन हॉपकिंस में, प्रयोगशाला सॉरी। और भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने 1915 में पहली लैब स्थापित की। और यहां पर ये कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं जिन पे हमने चर्चा कर ली। यहां पर यह ध्यान रखना व्यवहार शब्द का उल्लेख मैकडुगल ने किया, और व्यवहारवाद ये जो शब्द है ये किसने दिया? ये दिया हमारा वाटसन ने। देखो दोस्तों, यहां पर यह बात आपको मैंने कल बताई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इनकी अगली क्लास की बात आती है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ, ध्यान रखना, शिक्षा का जो अर्थ है थोड़ा सा नीचे से दिखाई नहीं दे रहा, अब तो सही है। तो यहां गौर करने वाली बात है शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का शिक्ष धातु से, यह ध्यान रखना, किस धातु से बना हुआ है? शिक्ष धातु से बना है, जिसमें ए प्रत्यय है, लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखना और सिखाना। तो यहां पर ध्यान रखना शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखना और सिखाना।
शिक्षा, सीखना और सिखाना। पाश्चात्य दृष्टिकोण शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एजुकेटम से बना है, जो ई तथा ड्यूको, यहां पर गौर करना, ई प्लस ड्यूको से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ई यानी अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना। देखो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको पाश्चात्य दृष्टिकोण में यह माना गया है कि व्यक्ति के अंदर की जो भी प्रतिभाएं होती है या अंदर की जो भी क्षमताएं होती है उनको पुशअप करना, बाहर निकालना। यह ध्यान रखना, बाहर निकालना यानी उसका परिमार्जन करना और उसको क्या है, आगे बढ़ने में सहायता देना, यह शिक्षा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बाहर निकालना। क्या निकालना? उसकी शक्तियों को, उसको परिमार्जन करके बाहर निकालना। अब देखो लैटिन भाषा, सबसे पहली बात है, जैसे हमने साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द था? ग्रीक का। कौन सी भाषा का? ग्रीक का। यह कौन सी भाषा का है? लैटिन का। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो और उत्तर गलत कर देते हो, यह ध्यान रखना, लैटिन भाषा का। एजुकेयर, एजुसियर या एजुकेटम अलग अलग शब्द मान लिए जाते हैं। ई प्लस ड्यूको, ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। तो बाहर निकालने का मतलब है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। आगे ध्यान देना, जो जन्मजात शक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको क्या है, बाहर निकालना। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा शब्द एजुकेटम शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से, जो दो शब्द है ई प्लस डुको, ई यानी अंदर से, डुको का मतलब है बाहर निकालना। तो ऐसे मान लो डुक लगा के बाहर निकालना, ठीक है। क्या चीजें? जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसमें क्षमताएं हैं, उनको बाहर निकालना, उसके लिए उसको तैयार करना। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के आंतरिक गुणों और जन्मजात शक्तियों और व्यवहारों को अंदर से बाहर निकालने की उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। देखो एक चीज यहां गौर कर लेना, एक है उचित, एक है सकारात्मक, एक होता है अनुचित या नकारात्मक। तो शिक्षा कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाती, ये बात पहली बात ध्यान रख लेना। यानी अनुचित तो वो भी नहीं है। तो यहां पर यह ध्यान रखना, व्यक्ति के आंतरिक गुण, आंतरिक क्षमताएं या जन्मजात प्रवृत्तियां, उनको क्या करना है, व्यवहार, उनको क्या करना है, अंदर से बाहर निकालना। क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाती है। देखो एजुकेयर, विकसित करना, एजुकेयर का मतलब है विकसित करना, टू ब्रिंग अप। क्या मतलब है? टू ब्रिंग अप, विकसित करना। एजुसियर, इसका मतलब क्या आता है? बाहर निकालना। तो बाहर निकालना क्या है? आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक गुणों को बाहर प्रकट करना है। और एजुकेटम, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। आपको पता है एक बच्चा है, उसको दौड़ उसकी अच्छी है, स्टेमिना उसका अच्छा है, तो शायद वो फुटबॉल खेल सकता है, परंतु उस फुटबॉल के लिए हमारे को उसको प्रशिक्षण देना होगा। किस चीज का? कि वो चल के, दौड़ के, पैर से कैसे फुटबॉल के किक मारे, कि वो अपनी गोल पोस्ट की तरफ चले जाए, कैसे उसकी ड्रिबलिंग करे, कैसे वो खिलाड़ी को छकाए, ये पूरा प्रशिक्षण है। ऐसे ही चाहे पढ़ाई हो या कोई भी हो, उसमें ट्रेनिंग देके उसमें कौशल का विकास किया जा सकता है, स्किल डेवलप की जा सकती है। ये क्या है? शिक्षा है। जैसे मान लो किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को या किसी भी विद्यार्थी को कई चीजें जो आ रही हैं, जैसे मान लो कोई इंग्लिश है, वो इंग्लिश पढ़ना सीख गया और वो इंग्लिश को पढ़ता है पर उसको ग्रामर के रूल नहीं है पता, वो इज बोल रहा है, एम बोल रहा है, आर बोल रहा है, या कैसे भी ग्रामर का कोई भी काम कर रहा है, उसको पता नहीं है इसका सेंस क्या है, परंतु उसको ट्रेनिंग दे दी जाए कि ये इस शब्द के साथ ये चीजें आ रही है
और इसका कारण ये है, और इसी तरीके से आएगा, ये एक ट्रेनिंग देना हो गया। ट्रेनिंग के द्वारा क्या परिमार्जित किया जाता है व्यवहार को, उसमें सुधार लाया जाता है। उत्तरोत्तर सुधार जो होता जाता है वो शिक्षा से होगा। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जाता है शिक्षा शब्द का अर्थ व्यक्ति में निहित जन्मजात शक्तियों का परिमार्जन एवं सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है। देखो दोस्तों, यह भी पॉजिटिव बात है, सर्वांगीण विकास। अंतर्जात शक्तियां जो व्यक्ति में जन्म से है उनको क्या करना है, माजना है, और माज कर क्या है, प्रकट करना है। तो माजना यानी प्रशिक्षण देना है, और प्रशिक्षण देके व्यवहार में सुधार लाना है। और ये जो चीज है ये किसके द्वारा होती है, शिक्षा के द्वारा होती है। आप ध्यान देना, टीपी ननकी ने यह कहा कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है। राष्ट्र के विद्यालय उस राष्ट्र के जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसकी भविष्य की गारंटी करना। देखो शब्द बड़ा है, कोटेशन बड़ा है, यहां पर कुछ कीवर्ड ध्यान रखो, गारंटी, नन, ठीक है ना। और नन ने क्या कहा है कि जो आध्यात्मिक शक्ति, ऐतिहासिक निरंतरता, इतिहास से आज तक किसी भी देश का जो निरंतर जो परिप्रेक्ष्य है कि आज तक जो इतिहास से जो परिपाटी चली आ रही थी उसको भी निरंतर अपनाए हुए वो चीजें, और उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना। भूतकाल की सफलताएं, भूतकाल में जैसे हम भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कई चीजें आती है कि इन राजाओं ने ऐसा ऐसा कार्य किया था, इस तरीके से किया गया था, तो वो जो उनके सकारात्मक परिणाम देने वाले जो भी रिजल्ट होते हैं, जो उनकी मेहनत होती है, उसको सबके सामने रखा जाता है। ये क्या है, शिक्षा है। शिक्षा प्रक्रिया और उसके प्रकार। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। सबसे पहली बात है, इसका संबंध केवल विद्यालय तक नहीं है, बल्कि इसमें घर परिवार, समाज, स्वयं के अनुभव और स्वाध्याय भी शामिल है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम जो बात समझ रहे हैं कि शिक्षा, देखो जैसे कोई रास्ते चल रहा है और रास्ते चलते हुए कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है, कोई कचरा डाल रहा है, और आप उसको क्या कह दिया, भाई साहब कचरा ऐसे नहीं डालते, इससे प्रदूषण फैलता है और इससे कई तरह के रोग फैलते हैं, ये देख के बच्चे गलत सीखेंगे, दूसरों का व्यवहार भी आपके द्वारा प्रभावित होगा। तो उसने कह दिया कि सॉरी सर, ये मेरी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं हो। ये एक शिक्षा है, इसके लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ही शिक्षा दी जा सकती है, लास्ट मोमेंट पे जो वृद्ध व्यक्ति है उसको भी शिक्षा मिल सकती है, क्योंकि उसको अनुभव के आधार पर शिक्षा मिलेगी, या जिस चीज की वो जानकारी नहीं रखता है उसका यदि जानकार व्यक्ति उसके सामने अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उससे गेन करता है। इसके बाद में क्या आता है, इसका संबंध विद्यालय तक नहीं होता, इसमें घर परिवार, जैसे मम्मी है, मां है, वो बच्चे को क्या सिखाती है, बड़ों का आदर करना, सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर स्वच्छ रहना, झूठ नहीं बोलना, ये जो चीजें ये शिक्षा के अंतर्गत आती है और वो घर परिवार द्वारा सिखाई जाती है। समाज में कम्युनिकेट कैसे करें, समाज की हेल्प कैसे करें, समाज में जो लोग रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में जो लोग रह रहे हैं वो उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब क्या है, शिक्षा है वो। स्वयं के अनुभव, कई बार जैसे मारवाड़ी में कहते हैं ना कि अनुभव, और अनुभव से हमेशा सीख मिलती है। एक बार व्यक्ति यदि किसी भी कारण कोई भी काम कर रहा है उसमें असफल होता है, तो दोबारा जब वो करता है तो वो पूर्व अनुभवों की उस असफलता के अनुभवों को क्या करता है, ध्यान में रखते हुए आगे चलता है और उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो जो पूर्व असफलता वाले
जो गुण थे, जो अनुभव थे, उनको क्या है उसने अपनाया, ये उसके लिए शिक्षा थी। यदि सफल भी हुए तो उस सफलता वाले काम में भी उस व्यवहार को परिमार्जित करके और उच्च शिखर की तरफ जाने का उनका क्या है प्रयास रहेगा। तो वो जो सफलता वाले अनुभव है वो भी उसके लिए क्या है काम कर रहे हैं, यानी शिक्षा दे रहे हैं। स्वाध्याय, खुद कोई किताबें पढ़कर खुद अलग अलग, जैसे आपको मैं बताऊंगी, जैसे मेरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, मैं साइकोलॉजी को पढ़ता हूं तो मेरे को ये इंटरेस्टेड लगता है, तो मैं खुद पढ़कर आप लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूं। मेरे को भी लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं, तो ये मेरा स्वाध्याय का कारण है। यानी ये जो सब्जेक्ट है जो मैंने कहीं डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ा, फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये स्वाध्याय से ये लग रहा है कि ये मैं पढ़ा सकता हूं। तो स्वाध्याय भी क्या है, शिक्षा है, तो जीवन पर्यंत चलती है, इसका कोई एज लिमिटेशन नहीं होता। औपचारिक, निरौपचारिक या अनौपचारिक तरीके से कैसे भी शिक्षा मिल सकती है, आगे हम बात करेंगे। जैसे यहां पर देखो, शिक्षा 3 प्रकार बांटी जा सकती है। कैसे? उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर। पहली बात आती है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके उद्देश्य वह परिस्थिति निश्चित हो, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। देखो, जैसे कॉलेज में आते हो, कोचिंग में आते हो, या आप अन्य जगह जहां पर आप जाकर बैठते हो, वहां पर उसकी देखो परिस्थिति और उद्देश्य दोनों निश्चित है। जैसे कोचिंग में आ रहे हो और आप साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हो, तो उसका उद्देश्य निश्चित है, मेरे को साइकोलॉजी सीखनी है। और कहां सीखनी है? क्लासरूम में। ये उसकी परिस्थिति है। तो ये तो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक में आप अंतर करना चाहो तो इंग्लिश वर्ड को पकड़ सकते हो, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसमें परिस्थिति और उद्देश्य निश्चित होते हैं। भाई आप जहां बैठे हो, जैसे कि साइकोलॉजी की ले रहे हो, जियोग्राफी की, पॉलिटी की कोई क्लास या कोचिंग लेके आ रहे हो, लेने आ रहे हो, तो आपका टारगेट है व्याख्याता बनना। आप व्याख्याता बनने के लिए हो तो आपके लिए वो तो उद्देश्य है, और परिस्थिति है कि आप क्लासरूम में आके बैठ रहे हो, तो ये आपके लिए निश्चित होती है। उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। अगली बात आती है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित हो लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं होती। यह ध्यान रखना, परिस्थिति निश्चित नहीं होती। जैसे आप अब मेरे से ऑनलाइन से जुड़े हुए हो, तो ये आपके लिए उद्देश्य तो निश्चित है, क्या? कि आप व्याख्याता बनना चाहते हो और व्याख्याता में जो एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए वो आपके सही हो। पर परिस्थिति नहीं है। आप यदि खेत में देख रहे हो कोई आदमी, एक परिस्थिति इसके लिए आवश्यक नहीं है। आप खेत में देख रहे हो वीडियो, कोई है वो अन्य कोई काम कर रहा है, अपने जॉब पैलेस पर है, वहां पर उस वीडियो को देख रहा है, कोई ग्राउंड में बैठा कहीं देख रहा है, कोई क्लासरूम में अपने घर पे जो स्टडी रूम है उसमें बैठ के देख रहा है। तो इसकी कोई परिस्थिति निश्चित नहीं है, परंतु उद्देश्य निश्चित है कि व्याख्याता बनना और व्याख्याता की एजुकेशन साइकोलॉजी हम पढ़े। जैसे पत्राचार शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, जो डिस्टेंस कोर्स वगैरह होते हैं उनमें यही चीजें होती है। आपको बुक दे दी जाती है और यह कहा जाता है कि यह असाइनमेंट आपको तैयार करके देना है। अब आप रात को करते हो, दिन में करते हो, कैसे करते हो, क्या कितना एक दिन में लिखते हो, 2 दिन में, तो वो निश्चित नहीं है। तो उद्देश्य निश्चित है कि वो डिग्री प्राप्त करना चाहते हो, परंतु कब कैसे क्या करनी है उसकी परिस्थितियां कोई निश्चित नहीं है। ऐसे आप यदि एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हो और कॉलेज के पेपर दे रहे हो, तो आपको क्या है परीक्षा हॉल में जाकर परीक्षा देनी है। तो वो जो चीज है वो उद्देश्य भी है और परिस्थिति भी है, उसमें दोनों निश्चित है। अगली बात आती है अनौपचारिक शिक्षा। यह सबसे महत्वपूर्ण आती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य और परिस्थिति निश्चित नहीं हो, दोनों ही निश्चित नहीं है। जैसे हम कहीं पर कोई हो हल्ला कर रहे हैं और कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल गया कि बेटा ऐसे नहीं करते, आपकी बेइज्जती होती है और ये चीजें सही नहीं होती, आप बड़े हो गए, आप छोटे हो, और ये तो ये क्या है, वो शिक्षा दी जा रही है।
न तो उद्देश्य निश्चित है न उसकी परिस्थिति निश्चित है। ये जो व्यवहारिक ज्ञान होता है इसके लिए होता है। जैसे पारिवारिक शिक्षा, जैसे माता पिता क्या कहते हैं, भैया ये तो तेरी बहन है, ऐसे नहीं पीटते, इसका ध्यान रखा करे। भैया ये तो तेरे से छोटा है, बड़ों का आदर करो। तो इसके उद्देश्य और परिस्थिति दोनों निश्चित नहीं होते। तो ये दादा दादी या परिवार के द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है, राह चलते भी उसको एजुकेशन दी जा सकती है। आप रास्ते रास्ते जा रहे हो और उसमें क्या कर दिया आपने वो एजुकेशन दे दी कि भाई आपको रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए, तो ये आपने शिक्षा दे दी। इसका उद्देश्य और परिस्थिति कोई निश्चित नहीं है। आप कहीं पे बैठे हो और आपको कोई बात चली और आप वहां पे क्या है, शिक्षा वाली बातें कह सकते हो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इसको एक डायग्राम में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और स्क्रीनशॉट लोगे तो ये आपके लिए ज्यादातर उपयोगी रहती है। देखो इसमें औपचारिक उद्देश्य क्या है, निश्चित है, और परिस्थिति भी निश्चित है। ये कहां दी जाती है, स्कूल और कॉलेज में। निरौपचारिक उद्देश्य निश्चित होता है परंतु क्या है, परिस्थिति अनिश्चित होती है। दूरस्थ और पत्राचार शिक्षा। अनौपचारिक में क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। और कहां दी जाती है, पारिवारिक शिक्षा, परिवार के द्वारा या बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा जो समाज में ये हमारे को शिक्षा मिलती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। उन्हीं के आधार पे आगे के वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा। एडम्स के अनुसार शिक्षा, देखो ये ध्यान रखना, द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब है ये दो तरफा चलती है। क्या क्या बताया गया है, शिक्षार्थी और शिक्षक, मास्टर और छात्र, दो की बात बताई गई है। और इनके बीच में जो अंतः क्रिया हो रही है, यानी शिक्षार्थी पढ़ रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, बस इसको इसने क्या कहा है, शिक्षा। किसने, एडम्स ने। एडम्स यानी एक, और एक ने कहा है कि दो। ध्यान दे लेना, एक ने क्या कहा है, दो यानी द्विमुखी प्रक्रिया। और डीवी ने इसको क्या कहा है, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। और ये काफी वर्तमान अवधारणा के नजदीक है। क्या है इसमें, ये कहा है शिक्षार्थी, क्या कहा है, शिक्षार्थी। दूसरा आता है वातावरण या पाठ्यचर्या, करिकुलम। और तीसरा आता है शिक्षक, यानी शिक्षक है वो पाठ्यचर्या पे चर्चा करके शिक्षार्थी को क्या करवाएगा, शिक्षण करवाएगा, और उसको हम क्या कह देंगे, शिक्षा। तो देखो एडम्स के अनुसार ये दो प्रकार की है, द्विमुखी है। क्या, शिक्षक और शिक्षार्थी, इनके बीच की जो अंतःक्रिया उसको शिक्षा कहा है। जॉन डेवी के अनुसार ये त्रिमुखी है, जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षक है वो एक निश्चित पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण में जो अंतःक्रिया करेगा शिक्षार्थी के लिए, वो क्या कहलाएगी, शिक्षा कहलाएगी। रेबर्न के अनुसार क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया में तीन प्रकार के संबंध होते हैं। कैसे, एक शिक्षार्थी है वो एक तो समाज से जुड़ा होता है, एक क्या है, पाठ्य वस्तु से जुड़ा होता है, और एक क्या है, शिक्षक से जुड़ा होता है। यहां पर क्या कहने का प्रयास किया है, यहां पर यह प्रयास किया है कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, समाज की जो परिस्थितियां हैं उनमें पाठ्यचर्या, जो निर्धारित पाठ्यचर्या है उसको, उस पर क्या करता है, शिक्षक द्वारा जो अंतःक्रिया करके सीखता है, उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। देखो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा का जो पहले हमने शाब्दिक अर्थ बताया, सीखना और सिखाना। तो सीख कौन रहा है, शिक्षार्थी, और सिखा कौन रहा है, शिक्षक। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे लिए शिक्षा। तो यहां पर तीन प्रकार के संबंध बताए। त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेवी और रायबर्न के अनुसार, यह सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, शिक्षक है वो पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम पर क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है, पाठ्यक्रम पर विस्तार से अपने विचार या एक्टिविटी कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, किसके लिए, शिक्षार्थी के लिए। और यह क्या कहलाएगा, शिक्षण कहलाएगा। यह उद्देश्य परक है, यह ध्यान रखना। शिक्षक, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या और शिक्षार्थी, यह डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। हां देखो, लीडग्रेन जो है उसके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में 3 घटक है। कितने घटक है, 3 घटक है। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति। शिक्षार्थी है वो किन प्रक्रिया को अपनाता है, किस परिस्थिति में अपना रहा है, वो क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया है। 3 घटक है शिक्षण की प्रक्रिया में। शिक्षा की प्रक्रिया में 3 घटक है, कौन से, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति। इसके बाद में आता है शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक। ये क्वेश्चन कई बार आया है भाई। छात्र, शिक्षार्थी, अधिगम कर्ता। अधिगम का मतलब होता है सीखने वाला, अधिगम कर्ता का मतलब लर्नर। छात्र, शिक्षार्थी, अधिगम करता या लर्नर, यह सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। पाठ्यक्रम और अधिगम की परिस्थितियां दूसरे नंबर पर होती है। भाई सीखने वाला ही नहीं होगा तो महत्वपूर्ण घटक तो काम में, सिलेबस बहुत अच्छा है, पाठ्यचर्या बहुत शानदार है, शिक्षक भी बहुत शानदार है, पर पढ़ने वाला नहीं होगा तो क्या होगा। तो शिक्षार्थी पहले नंबर पे है, दूसरा पाठ्यचर्या, तीसरी बात आती है उसमें आ जाता है शिक्षक। जबकि इस संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान अंतिम है। यह ध्यान रखना, हमारे जो वेदों में या इनमें लिखा हुआ आता है शिक्षक प्रथम होता है, पर वो चीजें हमारे व्यवहार के लिए एक अध्यात्म की दृष्टि से होता है, शिक्षक के प्रति सम्मान होता है। यदि हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी को केंद्र में माना गया है। दूसरा इसमें क्या आता है, पाठ्यचर्या, और अंतिम स्थान क्या आता है, शिक्षक आता है। क्योंकि निरौपचारिक जो शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा, इसमें शिक्षक होता ही नहीं। भाई दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार वाली शिक्षा है उसमें शिक्षक नहीं है, और घर पे जो मम्मी पापा या दादा दादी या मोहल्ले से जो चीजें सीखते हैं उसमें शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक क्या है, अंतिम है। अतः आधुनिक शिक्षा पूर्णतः छात्र केंद्रित है, और इसलिए ऊपर उल्लेखित विभिन्न विचारकों में से लीडग्रेन द्वारा बताए गए 3 घटक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सभी प्रकार के शिक्षा में समान रूप से पाए जाते हैं। वह औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक या अनौपचारिक। फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं उस दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक के रूप में। देखो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी तीनों में जरूरी है। सीखने की प्रक्रिया होगी कैसे भी हो, चाहे दूरस्थ शिक्षा से हो, चाहे उद्देश्य रहित हो या उद्देश्य सहित हो। इसके बाद में सीखने की परिस्थिति। तो ये चीजें क्या होती है, तीनों घटक है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, लीडग्रेन द्वारा शिक्षा में कितने घटक बताए हैं, 3। कौन कौन से, तो इसमें शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या या सीखने की प्रक्रिया, और बाद में आता है सीखने की परिस्थिति। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना भाई। शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल चर, देखो स्वतंत्र चर क्या है, स्वतंत्र चर, वे चर जिनके कारण किसी प्रक्रिया में परिवर्तन आता है, वो तो है स्वतंत्र चर। और वो देखो परतंत्र चर वो होते हैं जो स्वतंत्र चर के कारण का परिणाम और प्रभाव होते हैं, और मध्यस्थ चर वो होते हैं जो स्वतंत्र और परतंत्र के मध्य प्रक्रिया के घटक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो आपका आ सकता है पाठ्यक्रम, ये हो सकता है आपका शिक्षक, इसके कारण क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और ये ध्यान रखना, ये होता है शिक्षार्थी। ये क्या होता है, शिक्षार्थी। देखो स्वतंत्र चर वे होते हैं जिनके कारण किसी प्रक्रिया में परिवर्तन आता है।
पढ़ाता कौन है? शिक्षक। शिक्षा देता कौन है? शिक्षक। इस कारण प्रक्रिया में क्या आ रहा है? परिवर्तन आता है। परतंत्र वे होते हैं जो स्वतंत्र चर के कारण परिणाम और प्रभाव होते हैं, यानी उनमें क्या होता है? सीखता कौन है? शिक्षा में सीखता कौन है? शिक्षार्थी। तो स्वतंत्र चर ने क्या किया? शिक्षार्थी को सिखाया, तो इसका परिणाम और प्रभाव किस पर आया? शिक्षार्थी पर आया। और मध्यस्थ चर वो है जिसके द्वारा जो करिकुलम तैयार किया गया था उसके द्वारा क्या आई? प्रक्रिया अपनाई गई, उसको क्या हमने कह दिया? मध्यस्थ चर। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के कारण छात्र के व्यवहार में, यहां गौर करना, परिवर्तन आता है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा देता हूं, कई चीजें छूट जाती है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के कारण, तो ये तो आपका आ गया स्वतंत्र चर। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये आ गया परतंत्र चर। और अतः शिक्षक स्वतंत्र चर है और छात्र परतंत्र चर है। और पाठ्यक्रम, शैक्षिक परिस्थितियां, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन पद्धतियां, शिक्षण सामग्री आदि दोनों के मध्य मध्यस्थ चर है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हर बात को मैंने लिखकर और समझाने का प्रयास किया है। अब आ जाओ यहां पर, यहां क्या कह रहा है? स्वतंत्र चर या निराश्रित चर, शिक्षक, परतंत्र चर या आश्रित चर, छात्र, मध्यस्थ चर, पाठ्यक्रम, परिस्थितियां, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री, मूल्यांकन और पद्धतियां। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाए। मान लो एक नॉर्मल वे में क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से मध्यस्थ चर कौन है, तो मध्यस्थ चर में यह ध्यान रखना, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, ये कोई भी चीज पूछी जा सकती है। परतंत्र चर क्या है? शिक्षार्थी। और स्वतंत्र चर है शिक्षक। आगे की स्लाइड में यह ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान, इसका जनक कौन है भाई? इसका जनक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक, पहला शब्द अनुप्रयोगात्मक यूज किया जाता है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी है, उसको क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या है? लागू किया जाता है, लागू करके उसके परिणाम देखे जाते हैं। वो क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी है कि वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान विषय के नियम, सिद्धांत और क्रियाविधि आदि को शिक्षा के क्षेत्र में काम में लाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक बात और गौर कर लेना, क्या? दूसरे शब्दों में बात गौर करने वाली यह है आप लोगों के लिए, एक मिनट भाई, दिखाई दे रहा होगा, कमेंट करके जरूर बता दिया करो भाई। और जो भी कई चीजों के सजेशन होते हैं वो भी बता दिया करो कि हमारे को और क्या करना चाहिए, ठीक है ना? तो ध्यान देना, यह वह विषय है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के अनुसार या शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, साइकोलॉजी क्या है? मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। कहने का मतलब क्या है? हमारे व्यवहार को क्या है? अध्ययन किया जाता है। अब हमारे को किसके संदर्भ में? शैक्षिक परिदृश्य के रूप में, शैक्षिक वातावरण में इसका अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला, ठीक है? तो यह ध्यान रखना, स्टेनले हॉल के द्वारा रखी गई। क्वेश्चन बनता है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको माना गया? वो थॉर्नडाइक को माना गया। किसको माना गया भाई? थॉर्नडाइक को माना गया, ठीक है ना? अभी मैंने बताया था, देखो एक बार इस स्लाइड में, ठीक है? और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला स्टेनले हॉल के द्वारा 1889 में। हॉल कहां से था? अमेरिका से था।
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की सब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। देखो दोस्तों, आपको मैं पहले बता देता हूं, परिभाषाएं रटनी पड़ती है और रटने के लिए कुछ कीवर्ड ध्यान रखा करो और एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया करो जिससे ये आसानी से याद हो जाए। लिखने के लिए तो ये क्या है, आपके सामने पूरी चीजें आ रही है। तो देखो, कॉल सैनिक क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इनको कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर एक और कर लेना, उपलब्धि, तो कॉल सैनिक की उपलब्धि, ठीक है, और एडसन का समाज, सामाजिकृत, और स्किनर, तो देखो ये ध्यान रखना, शैक्षणिक परिस्थितियां, और ट्रो जो है उसको तत्वों, और शोषण है वो है शैक्षिक प्रक्रियाएं, या सब्जेक्ट कर लो, विद्यालय विषय। अब देखो इसको याद करने का एक मैं मेरी तरफ से कुछ फॉर्मूला बनाता हूं। कॉलसनिक की उपलब्धियां एडसन के समाज व स्किनर की शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रोफेसर ट्रो के तत्वों का शोषण के विषय में अध्ययन किया जाता है। एक आप हम बनाते हैं यहां पर कुछ, मैं लिखता हूं, देखो यहां लिखते हैं, कॉलसनिक की उपलब्धियों, शॉर्ट फॉर्म देख लेना, का एडसन के समाज, सामाजिकृत या समाज का स्किनर की शैक्षणिक परिस्थितियों को प्रोफेसर ट्रो के तत्वों का शोषण के विषयों में अध्ययन करना, देखो एक बार फिर गौर करना इस चीज को, कॉलसनिक की उपलब्धियों का एडसन के समाज का स्किनर की शैक्षणिक परिस्थितियों को प्रोफेसर ट्रो के तत्वों का शोषण के विषयों में अध्ययन करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। इन सभी को क्या है आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कॉलसनिक की उपलब्धियों का एडसन के समाज का स्किनर की शैक्षणिक परिस्थितियों को ट्रो के तत्वों का शोषण के विषयों में अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। और ये यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, उससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी ये प्रयास करूंगा कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊं। और यदि ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बना के आपको बताई है ये चीज आपको अच्छी लगी तो आप बताना, जिससे आगे भी मैं ये प्रयास और करूं। नेक्स्ट, चैपलिन, ठीक है ना। तो चैपलिन का यहां पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, अन्वेषण। रेबर एंड रेबर, तो यहां पर आप समस्या। क्रो एंड क्रो, ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्रो एंड क्रो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था, यहां पर एक बार एक शब्द आया था मृत्यु तक,
तो ये मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था है। जीवित है तब तो है, नहीं तो क्या याद करोगे मरने के बाद में उसका। तो व्याख्या करता है स्किनर। देखो इसमें ध्यान रखना, क्रो का क्या है, वृद्धावस्था। तो बूढ़ा क्रो। स्किनर, स्किनर का क्या है, देखो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। तो यह ध्यान रखना, स्किनर का शिक्षण और क्रो बूढ़ा। टेवस ने क्या कहा है, जिसमें छात्र अधिगम और अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन, तो क्रमबद्ध वाला शब्द तो हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये आगे भी कई जगह काम में आएगा। तो यहां से आप अपने अनुसार देख लेना, इन परिभाषाओं को रटना है। रटते नहीं हो तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई उसके अनुसार आप चलते जाइए, क्योंकि आपको क्या करना, चैपलिन का अन्वेषण, रेबर की समस्याओं को बूढ़े क्रो ने स्किनर के शिक्षण और अधिगम द्वारा क्या किया, क्रमबद्ध अध्ययन किया। पील ने क्या किया है, शिक्षा का विज्ञान कहा है। स्टीफन ने क्या किया, कहा है कर्मिक अध्ययन है। शैक्षणिक विकास का क्या है, कर्मिक अध्ययन है। और जड़ ने क्या कहा है, जड़ ने यह कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि किसी व्यक्ति के होने वाले विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यह ध्यान रखना है, विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तनों की व्याख्या करता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ध्यान देना, आपको यह वीडियो कितना पसंद आया उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके अलावा यह वीडियो में क्या सुधार होना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और यदि आपको अच्छा लगा और ये आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको बार बार मिले और उच्च गुणवत्ता के साथ मिले, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों से जुड़ने का एक प्रोत्साहित व्यक्ति आपके सामने बार बार आएगा, जिससे कुछ अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।